हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासरूम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस ऑडियो मास्टर क्लास में हमारा मकसद यही है कि हम इन नृत्यों की उत्पत्ति और उनके मूवमेंट्स के पीछे का विज्ञान डिकोड करें। लॉजिक और ट्रिक से। बिल्कुल। और जब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा तो सही ऑप्शन अपने आप पेपर में हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। तो चलिए आज की पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और सबसे पहले फाउंडेशन यानी नींव की बात करते हैं। हाँ, फाउंडेशन सबसे जरूरी है। देखिए, किसी भी महान इमारत को खड़ा करने के लिए एक ठोस नींव चाहिए होती है। अगर इन शास्त्रीय नृत्यों को एक बड़ी इमारत मान लिया जाए तो आखिर इनका बेस क्या है? मतलब ये नियम किसने बनाए कि हाथ ऐसे मुड़ेगा या आंखें इस तरह से घूमेंगी? देखिए, इन नृत्यों की जो एक जटिल ग्रामर है ना, जो नियम है, वो सदियों की तपस्या का नतीजा है। और इनका फाउंडेशन 3 प्रमुख प्राचीन ग्रंथों पर टिका है। अच्छा, 3 ग्रंथ? हाँ, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है भारत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र। इसको आप शास्त्रीय कलाओं का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डांसेस। दूसरा बड़ा ग्रंथ है आचार्य नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण। ये विशुद्ध रूप से एक्सप्रेशंस या भावों को प्रस्तुत करने की टेक्निक सिखाता है। ओके। और तीसरा? और तीसरा है शारंग देव जी का संगीत रत्नाकर, जो म्यूजिक, लया और रिदम का मूलाधार है। इन्हीं तीनों से तय होता है कि अभिनय कैसा होगा। तो अगर इसको एक मॉडर्न टेक्निकल एनालॉजी से समझें तो दोस्तों सोचिए कि नाट्य शास्त्र किसी भी डांस का ऑपरेटिंग सिस्टम या सोर्स कोड है। अरे वाह, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। है ना? इस ओएस के बिना हार्डवेयर यानी नर्तक का शरीर कुछ नहीं कर सकता। फिर अभिनय दर्पण एक तरह से यूजर इंटरफेस है जो बताता है कि चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे डिस्प्ले होंगे। एग्जैक्टली। और संगीत रत्नाकर वो प्रोसेसर है जो लया और ताल की स्पीड को कंट्रोल करता है। और एग्जाम में जब ये ग्रंथ मैच द फॉलोइंग में आएंगे तो वहां कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक लिख लीजिए दोस्तों। हाँ, स्टूडेंट्स को ट्रिक्स बहुत पसंद आते हैं। ट्रिक ये है, भरत के नाटक में नंदी का अभिनय। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, भरत के नाटक में नंदी का अभिनय। बहुत कैच फ्रेज है। यहाँ भारत से ध्यान आएगा भरत मुनि और नाटक से उनका ग्रंथ नाट्य शास्त्र। और दूसरी तरफ नंदी से तुरंत रिकॉल होगा आचार्य नंदिकेश्वर और अभिनय से उनका ग्रंथ अभिनय दर्पण। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनालॉजी और मेमोरी ट्रिक दोनों ही बहुत शानदार हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी एग्जाम कंट्रोवर्सी भी है। वेट, कंट्रोवर्सी किस बारे में? हाँ, जिसे क्लियर करना जरूरी है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि भारत में ऑफिशियली कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वहाँ एक बड़ा कैच है। अच्छा, क्या कैच है? संगीत नाटक अकेडमी के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनके अनुसार भारत में सिर्फ 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके, 8 है। लेकिन जो देश का संस्कृति मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो इस लिस्ट में छाऊ नृत्य को भी मिलाकर टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य मानता है। ओहो। तो यहाँ पर एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा? अगर क्वेश्चन पेपर में 8 और 9 दोनों ऑप्शंस आते हैं तो कौन सा टिक करना सेफ रहेगा? ये तो डायरेक्ट मार्क्स कटवाने वाली बात हो गई ना। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन की वर्डिंग को ध्यान से पढ़ना सबसे बड़ा स्किल है। देखिए, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली संगीत नाटक अकेडमी का जिक्र है तो आंसर 8 होगा। राइट। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पूछा है तो आंसर 9 होगा। और अगर दोनों में से किसी का नाम नहीं है तो जनरली यूपीएससी और दूसरे आयोग संस्कृति मंत्रालय के डेटा को ज्यादा वेटेज देते हैं। तो तब 9 एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। ये जो छाऊ का पूरा रहस्य है ना, इसको हम आगे अपने इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से में डिटेल में समझेंगे। परफेक्ट। पर अभी के लिए चलिए भौगोलिक रूप से अपने सफर की शुरुआत दक्षिण भारत से करते हैं, हमारी दूसरी स्लाइड की तरफ। चलिए साउथ इंडिया चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य से, जो साउथ इंडिया का गौरव है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ये सबसे बेस फॉर्म माना जाता है। हाँ, इसकी उत्पत्ति तंजौर, कांचीपुरम और पांडनअल्लूर घरानों से हुई है। इसके 2 और बहुत फेमस पौराणिक नाम हैं। इसे दासीअट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। अब दासीअट्टम तो ठीक है क्योंकि ये देवदासियों द्वारा मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था, पर एक्सपर्ट सर इसको अग्नि नृत्य क्यों कहते हैं? इसे आग से क्यों जोड़ा गया है? देखिए, इसके पीछे ना पूरा एक मैकेनिक्स और ज्योमेट्री का खेल है। ज्योमेट्री डांस में? हाँ, इसे अग्नि नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो मुद्राएं हैं, खासकर जो आरामंदी पोस्चर है जिसमें नर्तक आधा झुककर बैठता है, राइट, वो शरीर को ट्रायंगल्स या त्रिकोण में बांट देता है। जब नर्तक तेज लय में मूवमेंट करता है तो उसकी बॉडी पोस्चर और तेजी आग की लपटों की तरह ऊपर की तरफ उठती हुई प्रतीत होती है। वाओ, मतलब फ्लेम्स जैसा दिखता है। एग्जैक्टली। और इस नृत्य को लगातार करने के लिए एक भयंकर ऊर्जा और स्टैमिना की जरूरत होती है, जो आग की पवित्रता और तेजी को दर्शाती है। समझ गई। एक और जरूरी ऐतिहासिक एस्पेक्ट जहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, वो है इसका पुनरुद्धार या रिवाइवल। एक दौर था जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में एंटी नॉच मूवमेंट चला था। ओ हाँ, जहाँ डांसेस बंद कर दिए गए थे लगभग। बिल्कुल।
राजश्रय खत्म होने के कारण देवदासी प्रथा का पतन हुआ और भरतनाट्यम खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। तब ई कृष्णा अय्यर और खासकर रुक्मिणी देवी अरुंदले ने इसका रिवाइवल किया। रुक्मिणी देवी अरुंदले, ये नाम तो पीवाईक्यूज में बहुत बार देखा है मैंने। हाँ, क्योंकि उन्होंने इस नृत्य को मंदिरों से निकालकर आम मंच पर लाया और कला क्षेत्र की स्थापना की। यही वजह है कि इनका नाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार-बार पूछा गया है। क्या जबरदस्त ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट है ये। और दोस्तों, इसी कॉन्टेक्स्ट को आज के दौर से जोड़ते हुए तगड़ा करंट अफेयर्स अलर्ट भी ले लीजिए अपनी स्लाइड पर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। देखिए, 2024 और 2025 के पद्म अवार्ड से भरतनाट्यम का डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है। 2024 में पद्म सुब्रमण्यम और विजयंतमाला बाली जी को पद्म विभूषण मिला। राइट। और 2025 की बात करें तो प्रसिद्ध कलाकार शोभाना चंद्र कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में घुमा फिराकर सीधा सवाल बनेगा दोस्तों कि इन तीनों का संबंध किस नृत्य से है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई जैसे स्टॉलवर्ड्स का नाम भी इसी कला से जुड़ा है। इन करंट अपडेट्स को तो नोट्स में टॉप पर ही लिखना चाहिए। एग्जैक्टली। स्टैटिक हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का ये संगम ही तो मार्क्स दिलाता है। अब दक्षिण की इन मंदिर परंपराओं से निकलकर स्लाइड 3 पर चलते हैं। भौगोलिक रूप से थोड़ा उत्तर की तरफ सफर करते हैं। हाँ, जहाँ समय और आक्रमणों के साथ कला का रूप बदल गया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य नृत्य कथक की। अब यहाँ मैं एक सवाल के साथ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। जरूर पूछिए। देखिए, कथक नाम कथा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कथा कहना यानी स्टोरी टेलिंग। हाँ। लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो लगभग हर शास्त्रीय डांस फॉर्म में किसी न किसी भगवान की कथा तो बताई ही जाती है ना। भरतनाट्यम में भी तो कथा है। बिल्कुल होती है। तो फिर कथक में ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है? देखिए, ये बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है आपका। कथा या कहानी तो होती है, लेकिन कथक की उत्पत्ति और इसका सफर इसे बिल्कुल अलग बनाता है। वो कैसे? शुरू में ये मंदिरों में कहानी सुनाने वाले कथकारों का डांस था। लेकिन मध्यकाल में जब मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में मजबूत हुआ ना, अच्छा, तो ये नृत्य मंदिरों से निकलकर दरबारों यानी कोर्ट्स में पहुंच गया। अब दरबार में भगवान की कथा से ज्यादा मनोरंजन और टेक्निक की डिमांड थी। ओह, तो शिफ्ट हो गया फोकस पूरा। एग्जैक्टली। इसीलिए कथक की मैकेनिक्स पूरी तरह बदल गई। इसमें सबसे ज्यादा जोर पैरों के काम पर आया, जिसे हम फुटवर्क या तटकार कहते हैं, और लगातार तेज चक्कर यानी स्पिन्स लगाए जाने लगे। फिट तो मतलब जो हम वो तेज चक्कर देखते हैं वो मुगल्स के आने के बाद स्टार्ट हुए। उसका एवोल्यूशन वहीं से मजबूत हुआ। जब नर्तक तेज चक्कर लगाता है तो घुंघरूस की आवाज और तबला की थाप के बीच एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन चलती है। मैथमेटिकल इक्वेशन? हाँ, ये जो लय और बीट्स का मैथ है ना, ये इसको बाकियों से अलग करता है। यही वजह है कि इसके घराने बने, जैसे लखनऊ घराना जहाँ अभिनय पर जोर है, राइट, और जयपुर घराना जहाँ ताकतवर फुटवर्क और चक्कर ज्यादा है। इनके अलावा रायगढ़ और बनारस घराने भी प्रमुख हैं। वाओ, तो बेसिकली ज्योग्राफी और पॉलिटिकल हिस्ट्री ने इस डांस का पूरा डीएनए ही बदल दिया। दोस्तों, इसी कथक से जुड़ी एक ऐसी मेमोरी ट्रिक मैं आपको देती हूँ जो एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। ट्रिक जरूर लिखें सभी स्टूडेंट्स। ट्रिक है कथक के महाराज और लाखिया। अगर आपको एग्जाम में किसी भी फेमस नर्तक के नाम के आगे महाराज सरनेम लगा दिख जाए ना, जैसे बिरजू महाराज, हाँ, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज या बिंदादीन महाराज, तो आंख बंद करके कथक मार्क कर दीजिएगा दोस्तों। एकदम सॉलिड ट्रिक है। लेकिन इसमें लखिया क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि कुमुदिनी लखिया जी को साल 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये 2025 का सबसे बर्निंग करंट अफेयर है आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिए। अरे वाह, ये महाराज वाली चीट कोड और ये करंट अफेयर दोनों मिलकर बहुत टाइम बचाएंगे एग्जाम्स में। और कुमुदिनी लखिया जी पर सवाल तो आना लगभग तय ही है। बिल्कुल। इसके अलावा सितारा देवी और शोभना नारायण जी भी कथक के महान कलाकार हैं। चलिए, अब जब हमने उत्तर भारत कवर कर लिया है तो चलते हैं स्लाइड 4 पर और वापस दक्षिण चलते हैं। हाँ, जहाँ आंध्र प्रदेश राज्य में थोड़ा अलग प्रकार का नाटक विकसित हो रहा था। हम कुचिपुड़ी की बात कर रहे हैं अब। राइट। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है कुसेलावेपुरी, जहां से इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। अब यहाँ एक मेजर कंसेप्चुअल डिफरेंस है जिसे ध्यान से सुनिए दोस्तों। हाँ, इस डिफरेंस पर क्वेश्चन बनता है। भरतनाट्यम आमतौर पर एक सोलो परफॉर्मेंस होता है जहाँ एक ही नर्तक सब कुछ करता है, पर कुचिपुड़ी मूल रूप से सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि डांस ड्रामा यानी एक नाटकीय शैली है। एकदम सही। ये पूरा एक ग्रुप एक्ट हुआ करता था। और एक एग्जाम स्पेशल फैक्ट ये है कि इनके आराध्य देव कौन है। भगवान शिव या वैष्णव परंपरा का इसमें गहरा असर दिखता है। सही कहा। शुरुआत में ये भागवता मेला का हिस्सा होता था, जहां पुरुष कलाकार ही स्त्री का रूप धारण करके खुले आसमान के नीचे पूरा नाटक प्रस्तुत करते थे। अच्छा, पहले सिर्फ पुरुष करते थे? हाँ, फिर आगे चलकर बाला सरस्वती और रागिनी देवी जैसी महान शख्सियतों ने इसको रिवाइव किया और सोलो फॉर्म में पॉपुलर बनाया। लेकिन एग्जाम हॉल के लिए मेरे पास भी एक ज्योग्राफिकल चीट कोड है यहाँ। ओह, आपकी ट्रिक क्या है सर? अगर ऑप्शंस में आपको किसी नर्तक के नाम में रेड्डी सरनेम दिख जाए
तो आपका दिमाग तुरंत आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी का मैप बना लेना चाहिए। आहा, एक और जबरदस्त शॉर्टकट, जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। दोस्तों, जैसे ही रेड्डी पढ़ा, कुचिपुड़ी टिक किया और आगे बढ़ गए। टाइम सेव्ड इज मार्क्स अर्न्ड, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में महारत हासिल की है, तो दोनों ऑप्शंस में हो तो सवाल की टोन ध्यान से पढ़नी है दोस्तों। बिल्कुल, वहां ट्रैप में नहीं फंसना है। चलिए आंध्रा से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, स्लाइड 5 की तरफ, और चलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, केरला। केरला, वहां का केस सच में फैसिनेट करता है मुझे भी, क्योंकि एक ही राज्य में दो शास्त्रीय नृत्य विकसित हुए और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक्सट्रीम ऑपोजिट है, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल की तरह। ये मुकाबला सच में दिलचस्प है। पहला है कथकली। इसे दुनिया भर में पूर्व का गाथा गीत यानी बैलेड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। हाँ, जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था। राइट। इस नृत्य को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है इसका हैवी मेकअप और जटिल वेशभूषा। ये मेकअप सिर्फ रंग लगाना नहीं है, ये पूरा एक आर्किटेक्चरल प्रोसेस है। आर्किटेक्चरल प्रोसेस? वो कैसे? कलाकार चावल के आटे यानी राइस पेस्ट से अपने चेहरे पर उभार या रिजेस बनाते हैं। वेट, वही जिसमें 4 घंटे लगते हैं? हाँ बिल्कुल, और इसका एक खास मकसद है। क्या मकसद है इसका? मकसद यह है कि नर्तक के अंदर के इंसान को पूरी तरह से मिटा देना है। चेहरा एक देवता या राक्षस का मास्क बन जाता है। ओह, ताकि मंच पर इंसान नहीं, कथा के पात्र जिंदा हो उठे। एग्जैक्टली। कथकली पूरी तरह से एक मार्शल, पौरुष और मैस्कुलिन एनर्जी से भरा हुआ नृत्य है, जिसमें आंखों और भौहें यानी आईब्रोज पर तगड़ा कंट्रोल चाहिए होता है। कितना इंटेंस है ये, इंसान को मिटाकर सीधा देवता बन जाना। और इसके ठीक विपरीत स्लाइड 6 पर देखिए, इसका जुड़वा या ट्विन है मोहिनी अट्टम। हाँ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नाम को ही तोड़कर देखें दोस्तों, मोहिनी यानी आकर्षक सुंदर नारी और अट्टम यानी नृत्य। पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन के वक्त जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था ना, असुरों का ध्यान भटकाने के लिए, राइट? हाँ, तो ये नृत्य उसी दिव्य स्वरूप से जुड़ा है। जैसा कि आपने कथकली को पौरुष और मैस्कुलिन बताया, हाँ। मोहिनी अट्टम ठीक इसका उल्टा है। ये विशुद्ध रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कोमल शैली का नृत्य है। यहाँ स्टूडेंट्स को शास्त्रीय नृत्य के दो सबसे मूल भाव समझने चाहिए दोस्तों। एक होता है तंडाव, जो शिवा से जुड़ा है। हाँ, जो क्रोध, मार्शल शक्ति और पौरुष का प्रतीक है, जो हमें कथकली में दिखता है। और दूसरा होता है लस्या। अच्छा। लस्या जो कोमलता, कृपा, सौंदर्य और स्त्री तत्व का प्रतीक है। मोहिनी अट्टम पूरी तरह से इस लस्या पर निर्भर करता है। अगर आप इसके मूवमेंट्स देखें तो इसमें गोलाकार या सर्कुलर मूवमेंट्स ज्यादा होते हैं, जो केरला के हवा में लहराते हुए नारियल के पेड़ों और बैकवाटर्स की शांति को दर्शाते हैं, राइट? एकदम सही। यहाँ मुख्य कलाकारों में सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा और कलामंडलम शेमावती जी का नाम आता है। और दोस्तों, केरला के इन दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट्स को बचाने का और दोबारा ग्लोबल स्टेज पर लाने का किसी एक इंसान को श्रेय जाता है, तो वो है प्रसिद्ध मलयाली कवि वल्लाधौल नारायणन मेनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स के लिए। उन्होंने केरला कलामंडलम की स्थापना की थी। तो एग्जाम में कनेक्शन एकदम क्लियर रखना है आपको। केरला क्लासिकल डांस रिवाइवल इक्वल्स कवि वल्लाधौल। इसे रेड पेन से मार्क कर लीजिए अपनी स्लाइड्स में। ये छोटी छोटी कनेक्शंस ही तो आम एस्पिरेंट्स और टॉपर्स के बीच की बाउंड्री लाइन होती हैं। अब दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों का विश्लेषण करने के बाद हमारा अगला पड़ाव है पूर्वी भारत। हाँ, स्लाइड 7 पर आते हैं हम। यहाँ भक्ति, पुरातत्व और संप्रेषण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो अपना रास्ता मोड़ते हैं उड़ीसा राज्य की तरफ दोस्तों, और बात करते हैं ओडिसी नृत्य की। ओडिसी को देखते ही सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इसकी त्रिभंगा मुद्रा। त्रिभंगा यानी 3 जगह से शरीर का मुड़ना। बिल्कुल। इसमें नर्तक का शरीर सिर, धड़ यानी टॉर्सो और पैर से एक खास एंगल पर झुकता है, जो देखने में एक बेहद खूबसूरत एस कर्व बनाता है। हाँ, वो एस कर्व बहुत आइकॉनिक है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस शैली के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण यानी सॉलिड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में मिलते हैं। ये हवाई बातें नहीं है। अगर आप उड़ीसा के मंदिरों जैसे कोणार्क या जगन्नाथपुरी के स्कल्पचर्स को देखें तो वहां की मूर्तियां भी इसी एस कर्व में खड़ी हैं। सही बात है। ओडिसी दरअसल उन पत्थर की मूर्तियों का ही जिंदा होकर नाचना है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्स के लिए एक बड़ा ट्रैप फैक्ट छिपा है। ट्रैप फैक्ट? एग्जामिनर यहाँ कैसे फंसाता है? इस कला के दिग्गज नर्तगानों में एक नाम आता है, शारन लोन। ये मूल रूप से एक अमेरिकन नर्तगाना है। अब एग्जामिनर्स को पता होता है कि स्टूडेंट्स फॉरेन नाम देखते ही ऑटोमेटिकली किसी वेस्टर्न डांस फॉर्म को टिक कर देंगे। ओह, ये तो सच में बहुत बड़ा ट्रैप है। हाँ, लेकिन शारन लॉन जी ने अपना पूरा जीवन ओडिसी को समर्पित कर दिया है।
ऐसे ट्रैप्स में फंसना नहीं है दोस्तों। इनके अलावा केरुचरण मोहापात्र जो इसके सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, और माधवी मुदगल इस नृत्य के महान स्तंभ हैं। एग्जामिनर की इस चालाकी को पकड़ना बहुत जरूरी था। चलिए दोस्तों, अब ओडिशा से सीधा चलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्लाइड 8 पर, मणिपुरी राज्य में। अब हम बात करेंगे मणिपुरी नृत्य की। अगर थोड़ा डीप सोचें तो बाकी क्लासिकल डांसेस में मिथोलॉजी के अलग अलग पात्र होते हैं, पर मणिपुरी पूरी तरह से वैष्णववाद, भक्ति और भगवान कृष्ण की रासलीला पर केंद्रित है। एकदम विशुद्ध भक्ति रूप है। तो यहाँ मैं वापस उसी सवाल पर आती हूँ जो मैंने इंट्रो में पूछा था दोस्तों, कि नर्तक इतने हल्के कदम क्यों रखते हैं? इसका रीजन इस कला की आत्मा में बसा है। मणिपुरी नृत्य परफॉर्म करते वक्त नर्तक इस पवित्र भावना में होता है कि वो गोपियों के रूप में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रहा है। अच्छा। उनका मानना है कि अगर वो जमीन पर आम क्लासिकल डांसर्स की तरह जोर से पैर मारेंगे या भारी घुंघरू पहनेंगे तो उनकी थाप से वहां सूर्य भगवान की नींद टूट जाएगी। वाह, कितनी गहराई है इस बात में, है ना? इस श्रद्धा के कारण उनके कदम रुई की तरह हल्के और ग्लाइडिंग होते हैं। इसके अलावा फीमेल डांसर्स एक विशेष ड्रम के आकार के स्कर्ट पहनती है जिसे पोटलोई कहते हैं। राइट, मैंने देखा है वो स्टिफ सिलिंड्रिकल स्कर्ट। हाँ, ये लोअर बॉडी की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इसलिए पूरा फोकस अपर बॉडी की ग्रेस पर शिफ्ट हो जाता है। और इस अद्भुत कला को सिर्फ मणिपुर तक सीमित ना रखकर पूरे विश्व में मशहूर करने का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाता है दोस्तों। हाँ, उन्होंने इसकी सुंदरता को पहचाना और इसके शिक्षकों को शांति निकेतन आमंत्रित किया। वहीं से ये आर्ट फॉर्म आगे बढ़ा। तो दोस्तों, मणिपुरी से जुड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए एक और सॉलिड चीट कोड लिख लीजिए। झावेरी बहनें, दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। हाँ, अगर क्वेश्चन पेपर में झवेरी सिस्टर्स का जिक्र आए तो आंखें बंद करके कनेक्शन मणिपुरी नृत्य से जोड़ दीजिएगा। इसके साथ ही गुरु बिपिन सिंह जी का नाम भी इस कला का एक बड़ा हिस्सा है। ये टिप्स सच में गोल्ड डस्ट हैं एग्जाम्स के लिए। अब नॉर्थ ईस्ट में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, असम की तरफ दोस्तों, अपनी स्लाइड 9 पर, जहां से हमारा 8वां प्रमुख नृत्य आता है, सत्रिया। सत्रिया के साथ सबसे रोचक बात इसका आइसोलेशन है दोस्तों। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत शंकरादेव जी ने की थी। 15वीं शताब्दी? हाँ, उन्होंने सत्रों यानी वहां के जो वैष्णव मठ या मोनेस्ट्रीज थे, वहां धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इस कला को विकसित किया। सदियों तक ये डांस उन मठों की दीवारों के अंदर ही महफूज रहा। अरे वाह, सदियों तक किसी को बाहर पता ही नहीं था। एग्जैक्टली। इसे 20वीं सदी के मध्य में ही बाहर के मंचों पर लाया गया और साल 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। ये भक्ति और लय का एक बेहद अनुशासित प्रदर्शन है। और इसी सत्रिया से दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एक संभावित प्रश्न यानी हाईली एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन निकलता है। ये सभी ध्यान से सुने। साल 2025 में प्रसिद्ध कलाकार जतिन गोस्वामी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और उनका डायरेक्ट और एकमात्र रिलेशन इस सत्रिया नृत्य से है। बस यही 3 कीवर्ड्स कनेक्ट करने हैं दोस्तों, बात खत्म। एग्जाम में ये सीधा 2 मार्क्स दिलाएगा। बिल्कुल। तो अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हमें इस मास्टर क्लास के शुरू में उठी हुई उस कंट्रोवर्सी को पूरी तरह डिकोड करना है। हाँ, वो 8 और 9 नृत्यों का क्या चक्कर था। तो आते हैं हमारी 10वीं स्लाइड पर, अपने 9वें नृत्य यानी छाऊ पर। ये बड़ा यूनिक केस है दोस्तों। छाऊ किसी एक राज्य की सीमा में नहीं बंधा है। राइट। ये मूल रूप से मार्शल आर्ट, तलवार ढाल के कॉम्बैट और लोक परंपरा पर आधारित नृत्य है जो एक ट्रायंगल बनाता है। हाँ, इसके 3 वेरिएंट्स हैं ना। बिल्कुल। पहला पुरुलिया छाओ जो वेस्ट बंगाल में है, जहां मास्क पहने जाते हैं। दूसरा सरायकेला छाओ जो झारखंड में है, वहां भी मास्क होता है। और तीसरा है मयूरभंज छाओ जो ओडिशा में है। पर इसमें ध्यान रखने दोस्तों, जहां मास्क का इस्तेमाल नहीं होता। और अब आती है इसकी आधिकारिक स्थिति यानी ऑफिशियल स्टेटस की बात। देखिए, संगीत नाटक अकादमी इसे ट्राइबल या मार्शल डांस मानती है, इसलिए वो अपनी आर्ट की लिस्ट में इसको नहीं रखती। अच्छा। लेकिन संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके अंदर की स्ट्रिक्ट ग्रामर और शास्त्रीय विशेषताओं को देखते हुए इसे भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य घोषित कर दिया है। ये रीजन था। एक और बड़ी बात, साल 2010 में यूनेस्को ने इसे अपनी ह्यूमैनिटी की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल किया था। तो इसकी इंटरनेशनल वैल्यू बहुत हाई है, जो एग्जामिनर्स का फेवरेट एरिया होता है। तो सभी एस्पिरेंट्स ध्यान दीजिए। अब हम इस पूरे विश्लेषण का एक छोटा सा रिकैप करते हैं। स्लाइड 11 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगातार पूछा गया है। देखते हैं स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स याद है या नहीं। एक सवाल हमेशा आता है दोस्तों, किस शास्त्रीय नृत्य को पूर्व का गाथा गीत या बैलेड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? आम स्टूडेंट शायद नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं इसमें। पर अब आप जानते हैं दोस्तों कि वो इंटेंसली नैरेटिव हेवी मेकअप वाला डांस केरला का कथकली है। राइट। एक और सवाल बन सकता है 2025 का, पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया का संबंध किससे है? ट्रिक याद कीजिए दोस्तों, कथक के महाराज और लाखिया, तो आंसर हुआ कथक। एकदम सही। असम के प्रसिद्ध संत शंकरादेव ने 15वीं शताब्दी में किस शैली की शुरुआत की थी जो सदियों तक मठों में बंद रही? 17 से बना सत्रिया। और आखिरी सवाल,
उदयगिरी खंडागिरी गुफाओं में किन पुरातात्विक मूर्तियों का प्रमाण है जिनकी त्रिभंगा मुद्रा फेमस है? आंसर है ओडिसी। वाह, ये रिकैप करके तो सब क्लियर हो गया। मेरी सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप एग्जाम पेपर में बैठे ना, तो इन ट्रिक्स और इन मैकेनिज्म्स को जरूर रिकॉल करें। एग्जैक्टली फैक्ट्स रटना अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन जब आप हर कला की आत्मा समझ लेते हैं तब एमसीक्यू ऑप्शंस में एलिमिनेशन करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, और इस गहरे विश्लेषण के साथ ही इंडियन क्लासिकल डांसेस का हमारा ये इंपॉर्टेंट सिलेबस पूरा होता है।